सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हो गए, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता दूं गाइज कि ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यानी कि वैसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं सेम टू सेम भी कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेलवे एनटीपीसी का है उसके एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम का डेट कब से है, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपका जो है नॉन टेक्निकल, यानी कि एनटीपीसी जो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है एनटीपीसी, इसका एग्जाम डेट आ चुका है। और एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो है ये कब है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 जून से लेकर 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 23 जून तक चलेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका कितना 5 जून से स्टार्ट होगा और 23 जून तक। तो यानी कि यहाँ पे आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका जो है एनटीपीसी का एग्जाम 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, किसी का 6 तारीख को होगा, किसी का टोटल 23 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बच गया है, तो कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करिए और जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए। रिवीजन इस टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहेगा इसकी भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, या ऑप्शन बी कारापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या ऑप्शन सी कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, तो पहली बार जब ये स्थापित हुआ था तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु संयंत्र। आप याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु संयंत्र। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दे कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा प्रथम स्थापित पूछ ले या भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ ले, दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। जो कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ से अब आपका प्रश्न बन जाएगा सबसे पहले कि इसे जो है ये स्थापित कब हुआ था। तो तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, यानी कि 1969 में हुआ था, 1969 में। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें है ना चार है ना कुल 4 परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें कितना कुल 4, इसमें कुल 4 परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है। 4 परमाणु रिएक्टर हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने रिएक्टर होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें कुल 4 ही परमाणु रिएक्टर है। और ये इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि अब ये कौन से इसमें है, राज्य में है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये तारापुर परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के पालघर जिले में, ठीक है। पालघर, पालघर जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट आपका जो था वो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से था, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट आपका बनता है काकरापारा परमाणु संयंत्र से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको याद रखना है काकरापारा से। तो याद रखिएगा ये है आपका जो काकरापारा है, ये आपका कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपके गुजरात में, ठीक है। काकरापारा आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि काकरापारा आपके गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इसकी जो है इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम निर्माण की बात करें तो ये याद रखिएगा इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था
वो हुआ था आपका 1984 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, ठीक है। निर्माण कार्य इसका कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 1984 में है, ये आपको याद रखना। और याद रखिएगा ये गुजरात में है आपका काकरापारा। तो ये भी पूछता है कि काकरापारा जो है ये कौन सी नदी के पास स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि काकरापारा आपके तापी नदी के पास स्थित है, ठीक है। ये कौन सी नदी के पास स्थित है, तापी नदी के पास, गुजरात के तापी नदी के पास स्थित है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका काकरापारा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तारापुर हो गया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका है काकरापारा। तो यहाँ से जितना भी पॉइंट बन रहा था जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा ये आपका कौन से राज्य में, तो याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपके कौन से राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है तमिलनाडु में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1988 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में है, लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आपके ऑप्शन है फुटबॉल से, या ऑप्शन बी हॉकी से, या ऑप्शन सी क्रिकेट से, या ऑप्शन डी गोल्फ से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीसीएम ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि डीसीएम ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आप याद रखेंगे, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1959 में। अब मैं यहाँ से जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैं उनको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, ठीक है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद है। अब बात करते हैं कि फुटबॉल के खेल का समय जो होता है, ये जो है खेल का समय कितना होता है। तो याद रखिएगा यह खेल जो होता है वो कितने मिनट का होता है, याद रखिएगा 90 मिनट का होता है, ठीक है। ये खेल फुटबॉल जो है ये कितने मिनट का होता है, तो याद रखिएगा ये खेल जो है 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 का 2 बटा होता है, ठीक है। 90 मिनट का होता है जिसमें से क्या होता है 45 मिनट का बटा होता है, यानी 90 में 45 करके आपको याद रखना है, यानी एक बार 45 मिनट का होता है और फिर दूसरे बार जो है ये 45 मिनट का, यानी 45-45 मिनट करके ये 2 बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैदान के बारे में, ठीक है, कि अब हम बात करेंगे कि फुटबॉल का जो मैदान होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो हम फुटबॉल के मैदान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फुटबॉल का जो मैदान होता है इसकी हम लंबाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसका लंबाई कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका लंबाई होता है, वो होता है आपका 90 से 120 मीटर, ठीक है। इसका लंबाई कितना होता है, 90 से 120 मीटर फुटबॉल मैदान की लंबाई होती है। और वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है 45 से 90 मीटर। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर लेंगे, चौड़ाई के बारे में। ये सारे आप नोट कर लीजिएगा अगर नहीं याद है आपको तो, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 45 से, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 45 से 90 मीटर, ठीक है, 45 से 90 मीटर।
अब बात करते हैं कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध तो फुटबॉल से है और कौन-कौन सी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो जैसे कि आप याद रखिएगा, जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है डूरंड। डूरंड कप आपका किससे संबंधित है? ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा रोवर्स कप। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है। रोवर्स कप भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे एक चीज आप लिख लीजिएगा, डूरंड कप के बारे में आप लिख लीजिएगा। इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि जो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वो उसमें कौन सा कप दिया जाता है? डूरंड कप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो आपके ऑप्शन ए अशोक के द्वारा, या ऑप्शन बी कालाशोक के द्वारा, या ऑप्शन सी सुनीता के द्वारा, या ऑप्शन डी मुग्गा के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालाशोक के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था किसके कालीन में? कालाशोक के कालीन में। और कहाँ हुआ था? तो ये आपको बोल दिया, ये वैशाली में हुआ था। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये आपको याद रखना है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा ये थे साबा कामी, ठीक है। कौन थे? तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे सबा कामी। अब आपको याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है ये हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व। तो द्वितीय बौद्ध संगीति से जितना प्रश्न बनना था यहाँ पे मैं बता दी हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ द्वितीय बौद्ध संगीति के जब हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? सबा कामी। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और उस समय जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था तो किसका शासनकाल चल रहा था? कालाशोक का शासनकाल चल रहा था। अब ये जो था ये आपके द्वितीय बौद्ध संगीति का था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, ठीक है। कि कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, और याद रखिएगा कि उस समय उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में? प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो ये आपको याद रखना है। पहला आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ कि ये हुआ कब था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में आपका प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पहला आपको इससे पहला हटा दीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखिएगा इस समय जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति किनकी अध्यक्षता में हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। तो इस समय जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? महाकश्यप इस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये आपका जो है, अगर हम बात करें स्थान के बारे में कि कौन से स्थान पर हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था। लेकिन पहला जो हुआ था वो आपका राजगिरी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में, ठीक है। और इस समय जो शासनकाल था वो किसका शासनकाल था? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का, ठीक है। शासनकाल किसका था गाइस? तो याद रखिएगा अजात शत्रु का अजात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है। अजात शत्रु का शासन था उस टाइम। अजात शत्रु का शासनकाल था। तो मैं पूरा क्लियरली लिख दी हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो था ये आपके प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में था। द्वितीय बौद्ध संगीति मैं बता दी हूँ। और एक और लिख लीजिए जो कि मैं अब बात करूंगी आपके तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। सॉरी, द्वितीय तो मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में गाइस? तो याद रखिएगा अब हम बात करेंगे तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये भी अब हम बात करेंगे कि कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये कब हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था 255 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपके 255 ईसा पूर्व में हुआ था।
उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको याद रखना है कि ये जो है इस समय जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन थे गाइस, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था आपके जो है मोगली पुत तीस ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी गाइस, तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा, ये की थी गाइस, याद रखिएगा मोगली मोगली पुत। ठीक है, मोगली पुत तीस ने की थी। अब बात करते हैं कि ये जो स्थान था, यानी कि जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, ये कौन से स्थान पर हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो कब हुआ, कहाँ हुआ था गाइस, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगला आपको याद रखना है कि उस समय किसका शासनकाल था, तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ शासनकाल के बारे में, उस समय किसका शासनकाल था, तो अशोक का शासनकाल था। ठीक है, तो यहाँ से ये जितना भी पॉइंट लिखाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, या फिर कब हुआ था, कहाँ हुआ था। द्वितीय के बारे में भी सेम क्वेश्चन हो सकता है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और तृतीय के बारे में भी सेम हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं चतुर्थ की बात करूँ, तो चतुर्थ के समय भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जगह नहीं है, लेकिन मैं कहाँ लिखूं, फिर भी मैं नीचे थोड़ा सा लिख देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर रही हूँ, तो इस समय जो है मैं ओवरऑल बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये याद रखिएगा। लेकिन इस समय जो है अध्यक्ष के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। ठीक है, तो इस समय जो है बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वसुमित्र थे अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। और उस समय किसका शासन था, कनिष्क का शासन काल चल रहा था, ये आपको याद रखना है। और ये और कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है उलर झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी वेबनाड झील, या ऑप्शन डी चिल्का झील। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपको राज्य याद रखना है कि ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपके ओडिशा में है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेवनाड झील की, अगर मैं बात करती हूँ ये आपका कहाँ है, तो वेवनाड झील आपके केरल में है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है आपका सांबर झील आपका राजस्थान में है। सांबर झील आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा राजस्थान में है, राजस्थान में है। और वहीं अगर वुलर झील की बात करूँ, वुलर झील आपका कहाँ है, वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन सारे को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बात करती हूँ आपकी चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील की गहराई कितनी है गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है चिल्का झील की गहराई जो है ये कितनी है, तो इसकी गहराई एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो औसत कितनी है गाइस, याद रखिएगा 3 मीटर है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, चिल्का झील की गहराई 3 मीटर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के बारे में। तो चिल्का झील की लंबाई कितनी है, तो चिल्का झील की लंबाई है जो कि है आपका 70 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वहीं अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, इस चिल्का झील की चौड़ाई जो है ये आपका है कितना, 30 किलोमीटर। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई और गहराई के बारे में। अब अगर हम बात करें 30 किलोमीटर, अब हम बात करते हैं इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा 1981 में। ठीक है, 1981 में रामसर 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया।
रामसर साइट घोषित किया गया 1981 में, इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चिल्का झील के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि चिल्का झील जो है ये आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है। चिल्का झील के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो यहीं पे मैं एक पॉइंट और लिखा देती हूँ जो कि आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा लैगून चिल्का झील है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा लैगून, एशिया का सबसे बड़ा लैगून कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून आपसे पूछे तो चिल्का झील ही हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून चिल्का झील है। तो चिल्का झील से रिलेटेड जितने पॉइंट बन रहे थे वो आपको यहाँ पे नोट कर लेने, तटीय लैगून है, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा जो आपका जो वेवनाड है गाइस, ये वेवनाड जो कि केरल में है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील आपकी है वेवनाड झील, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है, तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी कोशिका दीवार, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवित कोशिका में कौन सी संरचना है जो ऊर्जा का निर्माण करती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को ही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम कोशिका का पावर, कोशिका का पावर, पावर हाउस। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आप ये बताइए कि कोशिका का पावर हाउस इसे जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाइस इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये जो एटीपी जो आपका होता है जो कि शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एटीपी से। और एटीपी का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसी वजह से कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इसे क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी, एटीपी का उत्पादन करता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी का उत्पादन करता है, इसी वजह से। और एटीपी का उत्पादन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी वजह से आता है, एटीपी की वजह से आता है, उत्पादन करता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है। अच्छा अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के खोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो खोज के बारे में तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इनके खोज के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोशिका का जब खोज हुआ था, जो कि जो एक कीट के मांसपेशियों के द्वारा इसका खोज हुआ था, वो हुआ था आपके 1880 में हुआ था। तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया गया था, तब इसका नाम दिया गया था सारकोम्स, ठीक है। तो उस टाइम जो दिया गया था वो सारकोम्स दिया गया था। लेकिन उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसका खोज हुआ था फिर दोबारा, अगर मैं बात करूं तो दोबारा हुआ था 1898 में, ठीक है। 1898 में जो खोज हुआ था, इसमें जो खोज है वो किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा बेंडा ने, ठीक है। बेंडा ने जो है क्या किया था, बेंडा ने इसका खोज तो पहले ही हो गया था, लेकिन बेंडा ने 1898 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। 1898 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसलिए अगर ऑप्शन में ये हो तो ये नहीं सोचिएगा कि इन्होंने नाम नहीं दिया, तो ये मतलब कि इन्होंने नाम दिया है तो ये हो जाएगा। कभी कभी अगर सीधा आपसे पूछ दे
कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज दी थी उसमें बेंडा ऑप्शन में ना दे करके आपको ऑप्शन में दे दे कोलिकर। तो कोलिकर ने इसकी खोज की थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कोलिकर के बारे में आपको याद रखना है। ये आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना जरूरी है, रख लीजिएगा। कोलिकर ने क्या करना है, आपको याद रखना है कि कोलिकर ने 1880 में, ठीक है, 1880 में खोज की थी, मगर इस समय जो है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। 1880 में खोज की, मगर नाम क्या दिया था इन्होंने, ये लिख लीजिएगा, मगर नाम इसका क्या था, मगर नाम उन्होंने क्या दिया था, मगर नाम क्या दिया था, सार्कोसोम्स, ठीक है, नाम सार्को सार्कोसोम्स दिया था, ठीक है, मगर नाम सार्कोसोम्स दिया गया था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जब खोज हुआ था उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, उस समय इसका नाम सार्कोसोम्स दिया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, 1898 में बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, ठीक है। उसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति होती है। इसके बारे में किसने बताया था, नास ने बताया था 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है 4 वर्ष के, या 3 वर्ष के, या 6 वर्ष के, या 2 वर्ष के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना। और वहीं अब हम बात करेंगे ओलंपिक खेल से रिलेटेड। तो ओलंपिक खेल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है कि इसका आदर्श वाक्य क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। तेज, ऊंचा, तेज, ऊंचा, मजबूत। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आदर्श वाक्य आपके प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेल में कितने छल्ले होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, ये इसका फ्लैग है। तो याद रखिएगा ओलंपिक खेल में टोटल 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल में कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले का एक अलग अलग महत्व है, ठीक है। 5 छल्ले होते हैं जो किसको दर्शाता है, याद रखिएगा, जो 5 महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। ये 5 छल्ले जो है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, महाद्वीपों को दर्शाता है। अब ये जो है 5 कौन कौन से महाद्वीपों को दर्शाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। अगर आप फ्लैग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लू कलर है, एक येलो कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है और रेड कलर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक है आपका नीला छल्ला, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आपका कौन सा छल्ला है, नीला छल्ला है। नीला छल्ला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो नीला छल्ला आपके यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। नीला छल्ला कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ वरना सेम सेम लगेगा। नीला छल्ला जो है ये किसको दर्शाता है गाइस, याद रखिएगा, ये दर्शाता है आपके यूरोप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दूसरा आपका कौन सा छल्ला है, दूसरा आपका है पीला। पीला की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, पीला छल्ला जो है ये आपके एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। ये कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ, तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा आपका कौन सा छल्ला हो गया, तीसरा हो गया आपका काला। काला जो है ये किसको दर्शाता है गाइस, तो याद रखिएगा, काला जो है ये अफ्रीका को दर्शाता है, ठीक है। काला जो है ये छल्ला किसको दर्शाता है, ये अफ्रीका को दर्शाता है। बच गया आपका 2 छल्ला, और दो आपका कौन सा बच गया, एक बच गया आपका हरा बच गया, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा बच गया, दूसरा आपका लाल बच गया। तो हरा छल्ला आपके कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, तो हरा छल्ला आपके गाइस याद रखिएगा, हरा छल्ला आपके जो है ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और वहीं अगर मैं बात करूं, जो लाल है ऑस्ट्रेलिया,
और वहीं अगर मैं बात करूँ, आपका जो लाल है ये किसको दर्शाता है? अमेरिका को। ठीक है, लाल जो है ये किसको दर्शाता है गाइस? याद रखिएगा, लाल जो है ये आपके अमेरिका को दर्शाता है। तो ये टोटल 5 छल्ले जो है आपको याद रखना, और कौन सा छल्ला किसको, कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 और 30 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और 20 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 और 26 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पे दो आपको एक और याद रखना है, क्योंकि सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, इसके अलावा भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 29 जो है वो एग्जैक्टली क्या कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार को दर्शाया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29 में कौन से अधिकार को दर्शाया गया? सांस्कृतिक अधिकार को दर्शाया गया। उसके अलावा बात करूं, अगर मैं बात करूं, सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में है। और वहीं अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 30 की, अगर मैं बात करूं, ये गाइस याद रखिएगा, तो अगर मैं बात करती हूँ अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में जो है वो क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, कौन से अधिकार का वर्णन किया गया है गाइस? तो याद रखिएगा, शैक्षिक शैक्षिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कावड़ी अट्टम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु से, ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन सी गोवा से, या ऑप्शन डी झारखंड से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कावड़ी अट्टम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। वहीं अगर मैं तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करूं, तो जैसे कि आपको याद रखना है कुंभी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुंभी लोक नृत्य है ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो याद रखिएगा क्वाटम, क्वाटम जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो याद रखिएगा ये भी आपके तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपका हो गया कडागम, कडागम जो है ये भी आपके तमिलनाडु से संबंधित है। अब मैं असम की बात करूंगी, तो असम से आपको याद रखना है नट पूजा। नट पूजा जो है ये कहाँ का है? ये आपके असम का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिहू, बिहू जो माघ बिहू हो गया, ये सब किसका हो गया? ये हो गया आपके असम का हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका जो है बिछुआ, बिछुआ भी आपका किस राज्य का हो गया? बिछुआ लोक नृत्य जो है ये भी आपके असम का हो गया, बिछुआ लोक नृत्य आपके असम का हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अंकिया नाट, अंकिया नाट भी किस राज्य का हो गया? अंकिया। ठीक है, अंकिया नाट ये भी आपके असम का हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया? गोवा का। गोवा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा फुगड़ी, फुगड़ी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है? फुगड़ी गोवा का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फुगड़ी हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुनबी, कुनबी जो है ये भी आपके गोवा का लोक नृत्य हो गया कुनबी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया डाकनी, डाकनी जो है ये भी आपके गोवा का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ झारखंड, झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड का कौन कौन सा हो गया? झारखंड का हो गया आपका सरहुल, सरहुल फेस्टिवल जिसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है, तो सरहुल हो गया। ये भी आपका जो है ये फेस्टिवल और नृत्य भी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है फिरकल, फिरकल नृत्य जो है ये भी आपके झारखंड का हो गया फिरकल। और वहीं अगर मैं बात करूँ अगला आपका जो है आपको याद रखना है पाइका, पाइका जो है ये आपके झारखंड का है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र असम से है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुआंग, ऑप्शन बी पेपा, ऑप्शन सी एक तारा, या ऑप्शन डी रावण हटा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपा संगीत वाद्य यंत्र ये असम से है। खुआंग की अगर हम बात करूँ, खुआंग वाद्य यंत्र जो है ये आपके कहाँ से संबंधित है? ये आपके मिजोरम से संबंधित है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका एक तारा, एक तारा आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो एक तारा आपके पश्चिम बंगाल का, एक तारा आपके पश्चिम बंगाल का संगीत वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल का संगीत वाद्य यंत्र है। और रावण हटा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके राजस्थान का
रावणहट्टा जो है ये आपके राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपके ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, या ऑप्शन बी कोशिका भित्ति के द्वारा, या ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा, या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। वहीं अगर हम बात करें इसका फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम जो होता है वो होता है ये जो है, जो पौधों में जड़, तना और पत्ती जो होते हैं इसके भोजन को क्या करता है, पत्तियों के बीच का जो भोजन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी परिवहन का काम करता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा पौधे का जो होता है क्या होता है guys, याद रखिएगा जड़, तना और पत्ती, ठीक है। जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्तियों, पत्तियों के बीच, पत्तियों के बीच भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। भोजन का परिवहन कौन करता है, भोजन का परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, परिवहन करता है, जो कि वो फ्लोएम करता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके जाइलम से, तो यहाँ पे फ्लोएम जो है जाइलम और फ्लोएम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो जाइलम का एग्जैक्टली क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है ये क्या करता है, पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करता है। तो अगर आपसे बात करें, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोजन का परिवहन करता है वो फ्लोएम करता है, पौधों में पानी और खनिज का परिवहन, ठीक है। पौधों में पानी और किसका परिवहन गाइस, तो पौधों में पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है, पौधों में पानी और खनिज का परिवहन, पौधों में पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है, वो करता है आपका फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 311 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 356। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया है इस याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की जो है स्थापना, ठीक है। विधान परिषद, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति दोनों याद रखिएगा। विधान परिषद की, विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान, समाप्ति, समाप्ति का प्रावधान किसमें है गाइस, याद रखिएगा 169 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आपका 311 जो है ये आपकी किससे संबंधित है, 311 आपके संबंधित है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने का करता है, वो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोक सेवाओं लोक सेवाओं को लोक सेवाओं को संरक्षण, ठीक है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने का काम कौन करता है, संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है किस आर्टिकल के तहत, वो किया गया है 311 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल के साथ लिखा दी हूँ, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घूर्णन, या ऑप्शन बी गति, या ऑप्शन सी परिक्रमण, या ऑप्शन डी कक्षा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिक्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिक्रमण करने से क्या होता है, जो ये है परिक्रमण जब भी अगर सूर्य करेगा तो इसमें क्या होगा, ऋतु में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिक्रमण करने से क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि जो जब ये परिक्रमण करता है तो इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वी को कितना दिन लग जाता है परिक्रमण करने में। पृथ्वी को कितना दिन लग जाता है, पृथ्वी को लगता है 365 दिन लग जाता है। ठीक है, 365.25 आप लिख लीजिए। ठीक है, 365 दिन में पूरा करता है, 365 दिन लगते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें परिक्रमण करने में, ठीक है, परिक्रमण करने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। और यही जो 365.25 जो है ना, इसी की वजह से हर 4 साल में, यानी 25 का जो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये इसी की वजह से जो है आपका लीप वर्ष आता है। तो कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि आपका जो है 366 दिन भी होता है साल में एक बार। तो इसी 0.25 की वजह से क्या होता है, जब ये रोटेट करता है तो हर 4 साल में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसी की वजह से क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हर चौथे वर्ष क्या होता है, हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, हर चौथे वर्ष कौन सा होता है गाइस, याद रखिएगा हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष होता है तो इसमें कौन सा कितना हो जाता है, हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है, जिसमें कितना दिन हो जाता है, 366 हो जाता है। ठीक है, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो अब ये जो हो गया, ये आपको मैं परिक्रमण के बारे में बताई हूँ, तो इससे मैं लीप वर्ष आपको समझा पाई हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कौन कौन से तारीख को होता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 21 जून की, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 21 जून की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 21 जून की मैं बात करूँ तो इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो दिन है वो लंबा होता है। ठीक है, 21 जून को अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में गाइस, तो याद रखिएगा उत्तरी उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें दिन लंबा होगा, और दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, दिन लंबा होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ अगला आपको कौन सा तारीख याद रखना है, अगला आपको याद रखना है 21 दिसंबर। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कौन सा गाइस, तो याद रखिएगा 21 दिसंबर। 21 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, 21 दिसंबर में क्या होता है, इसमें होता है रात सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा गाइस, तो याद रखिएगा 21 दिसंबर को जो होगा वो रात सबसे लंबी होगी, रात सबसे लंबी होगी। और रात अगर सबसे लंबी होगी तो दिन जो है वो छोटा होगा। ठीक है, रात सबसे लंबी होगी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कौन से डेट में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है निम्नलिखित में से जो सबसे दिन उस दिन बड़ा होता है या फिर रात छोटा होता है, इस तरीके से प्रश्न रहते हैं। तो ये आपको लिख लेना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा है तो जाहिर सी बात है रात छोटा होगा, 21 दिसंबर को रात लंबा है तो जाहिर सी बात है दिन छोटा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1955 में किया गया है, या 1896 में, या 1997 में, या 1884 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1884 में किया गया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, हम अगर हम बात करें तो ये कैसी रेखा है गाइस, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कैसी रेखा है, काल्पनिक काल्पनिक रेखा है। और इसका निर्धारण कब किया गया है, 1884। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री के देशांतर पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री के देशांतर, 180 डिग्री के देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 180 डिग्री के देशांतर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोहिमा, या ऑप्शन बी इम्फाल, या ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी दिसपुर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड याद रखिएगा पहले किसका हिस्सा था, तो याद रखिएगा नागालैंड पहले असम का हिस्सा था, ठीक है। ये राज्य जो है गाइस याद रखिएगा पहले असम का हिस्सा था, लेकिन नागा समुदाय की मांग की वजह से ये राज्य का अलग गठन हुआ, ठीक है। पहले असम का हिस्सा था, तो इस राज्य का गठन कब हुआ था ये भी लिख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें गठन की बात करते हैं, तो इस राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। कब हुआ था गाइस याद रखिएगा, इसका हुआ था आपका 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। और इसी में नागालैंड का जो फेस्टिवल है आपका कौन सा फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, इसी वजह से जो इसका गठन 1 दिसंबर से हुआ, तो वो भी आपका 10 दिन चलता है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन वो मनाया जाता है हॉर्नबिल आपके 2000 से मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जब इसका गठन हुआ था तो ये जो है भारत का कौन सा राज्य बना था, तो जब इसका गठन हुआ था तो भारत का 16वां राज्य बना था, ठीक है। ये कौन सा बना था याद रखिएगा, भारत का 16वां राज्य बना था, 16वां राज्य बना था। तो ये हो गया नागालैंड के बारे में। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अब आपको याद रखना है जैसे कि दिसपुर, दिसपुर ये जो राजधानी है ये असम की राजधानी है। असम की राजधानी कहाँ है गाइस, याद रखिएगा दिसपुर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हैदराबाद, हैदराबाद जो है ये किसकी राजधानी है गाइस, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है गाइस, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका हैदराबाद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगला आपको याद रखना है जो कि है इम्फाल, इम्फाल की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी कहाँ है गाइस, याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी, सॉरी यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी है वो है आपका इम्फाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी आर्गन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन लगभग कितना होता है 78% होता है हवा में, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के अलावा अब आपका कौन कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका कितना होता है गाइस, याद रखिएगा ऑक्सीजन आपका होता है 21%, ठीक है। ऑक्सीजन आपका कितना होता है, ऑक्सीजन आपका होगा 21% होता है। ऑक्सीजन के बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका आ जाता है कौन सा, आर्गन आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आपका कौन सा आता है, आर्गन आता है। आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना परसेंट होता है, आर्गन आपका होता है 0.93%, ठीक है। 0.93% आपका आर्गन होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका हो जाएगा कौन सा, अगला हो जाएगा आपका कार्बन। तो ये सब जो है मैं सीक्वेंस में लिखा रही हूँ कि कितना परसेंट है, ये आपको याद रखना है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, मैं सीधा कार्बन लिख रही थी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मात्रा जो है ये कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.04%, ठीक है, 0.04%। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा सोमेटोस्टेनिन के कारण, या ऑप्शन बी गैस्ट्रिन के कारण, या ऑप्शन सी ग्लूकागन के कारण, या ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन का काम क्या होता है, रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, या फिर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसुलिन आपका है क्या, तो याद रखिएगा इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन आपका एक हार्मोन है
जो इसका स्राव कहाँ से होता है गैस, याद रखिएगा अग्नाशय में बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसका स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय से स्राव होता है इसका, इंसुलिन का। यह एक हार्मोन है और इसका स्राव अग्नाशय से है, ठीक है। अग्नाशय से स्राव होता है, अग्नाशय से स्राव होता है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इसकी खोज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी गाइस, तो इंसुलिन की खोज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद रखना है। इंसुलिन की खोज की थी, जो कि की थी किसने गाइस, याद रखिएगा इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेटिंग ने, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक बेटिंग। फ्रेडरिक बेटिंग, और एक और याद रखिएगा बेटिंग और हर्बर्ट बेस्ट ने। तो इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। कहीं कहीं पे बेटिंग और बेस्ट ही लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इन दोनों ने खोज की थी। इसके लिए आपको याद रखना है कि इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1923 में, याद रखिएगा 1923 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फ्रेडरिक और हर्बेस्ट ने जो खोज की थी वो खोज कब की थी, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इसकी खोज 1921 में की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो आपके ऑप्शन ए, गति में वस्तु तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे, या ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, या ऑप्शन सी, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या ऑप्शन डी, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि जब वस्तु हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि इसे हम जो है न्यूटन का तीसरा नियम को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हम कैसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है कि जो काम आप किए वही आपका उसका विपरीत मिला, उसे ही हम क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे स्विमिंग करना, अगर आप तैरते हैं तो तैरने के समय आप पानी को आगे ढकेलते, फिर पानी आपको आगे ढकेलता है, तो वही हो जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये कि न्यूटन का ये तीसरा नियम हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो आपके ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, या ऑप्शन डी शुक्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और पृथ्वी की बहन इसलिए इसे कहते हैं कि इसका आकार और संरचना जो है वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसे जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जैसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह होता है आपका सूर्य ग्रह, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है गाइस, याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, ये होता है आपका सूर्य ग्रह। इसके अलावा अगर हम बात करें भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को, ठीक है। भोर का तारा हो गया, या फिर आपको याद रखना है संध्या का तारा, ठीक है। भोर का तारा, या फिर आपको क्या याद रखना है guys? याद रखिएगा संध्या का तारा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शुक्र को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। कोई उपग्रह नहीं होता है।
नहीं होता है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है ये आपका कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपका जो है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका यूरेनस, ठीक है, आपको याद रखना है आपका जो है यूरेनस जो होता है, यूरेनस, यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना में, ऑप्शन बी केरल में, या ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तेलंगाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रामप्पा मंदिर की, तो इसे कौन से वंश ने बनाया था? तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में बना था? काकतीय, काकतीय वंश के शासनकाल में बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके शासनकाल में बना था गाइस, याद रखिएगा काकतीय वंश के शासनकाल में बना था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है इसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, रामप्पा मंदिर का निर्माण कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे काकतीय वंश से सीधा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो लिख लीजिए इसका निर्माण हुआ था काकतीय वंश के शासनकाल, लिख लीजिए। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? काकतीय वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि ये जो मंदिर है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगला पॉइंट ये याद रखना है कि 2021 में, ठीक है, आपको याद रखना है 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया। ठीक है, 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है शामिल किया गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इससे आपको क्या याद रखना है? शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर में जो है इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा रामप्पा मंदिर में शिव की पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना है, इसमें किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक ने, या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने जो है कहा था कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा लोकमान्य तिलक ही हम इन्हें कौन से नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगा बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो गाइज आपका जो है आज का ये सेशन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 का जो सेशन है यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जितने भी फैक्ट्स लिखाए हैं सारे को आपको नोट करना है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको रिविजन करना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बच गया है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को क्लियर आउट करने का। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।